शुरू करें। शुरू कहाँ से करें? कोविड आजकल बहुत चल रहा है। कोविड को लेकर, एक पार्टी को लेकर प्राइम मिनिस्टर फंस गए हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पार्टी करी, उस चक्कर में बड़ा फंस गए। लोग उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। मौका मिल गया लोगों को तो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। कहीं कुछ बड़ा हंगामा है उसको लेकर। उस पर वहाँ के प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, ज़रा सुन लें उस बयान को। Categorically, that nobody told me, and nobody said that this was something that was against the rules. It was a breach of the COVID rules, or we were doing something that wasn't a work event. Because, frankly, I don't think I can't imagine why on earth it would have gone ahead, or why it would have been allowed to go ahead. Categorically, that nobody told me, and nobody said that this was something that was against the rules. It was. कहते किसी ने बताया नहीं मुझे, और मुझे पता नहीं था कि ये रूल्स के अगेंस्ट में है। एक्चुअली ऐसा सभी लोग कहते हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना शोभा नहीं देता। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही जो कि मायने रखती है, और वो ये, यदि ये रूल्स के अगेंस्ट में था तो इसको परमिशन दी कैसे गई थी? तो क्या ये बोरिस जॉनसन को फंसाने की एक तरीका था कि पहले एक पार्टी करो, बिना परमिशन के पार्टी करो, बोरिस जॉनसन को बुला लो और बोरिस जॉनसन को उसमें फंसा दो? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, ये मानकर चला जाता है ये परमिशन होगी तभी पार्टी हो रही है और तभी कोई प्रधानमंत्री जाते। बहरहाल वो प्रधानमंत्री जी फिलहाल ये फंस गए, बोरिस जॉनसन फंस गए, और अभी ये चलेगा। ठीक है ना? वॉल्यूम कम है। कितने लोगों को वॉल्यूम कम आ रहा है? थोड़ा वॉल्यूम आज कम ही रहेगा। कितने लोगों को वॉल्यूम कम आ रहा है ज़रा बता दें। ठीक है, ओके लिख रहे लोग। अरे सर, डिस्क्रिप्शन में लास्ट सेगमेंट में आज तक लिखा हुआ है, हो सकता है लिखा हो। ओके है, ठीक है। चलिए दूसरी बात पर आते हैं। ठंड बहुत है। आप लोग अपना ठंड से बचाव कर रहे हो कि नहीं? ज़रा ठंड से बचाव करते रहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ठंड से बचाव नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आप तो ठंड से बचाव कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंड से बचाव नहीं कर सकते। ये बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग जारी है भारतीय सेना की। बड़ा मुश्किल भरा काम है। हम लोग रजाई में सो पाए इसलिए ये लोग बर्फ़ में लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। हेमंत शाह जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भारत के सैनिक है जिनकी वजह से आप यहाँ आराम से बैठे हैं। आप लोग 3-4 डिग्री में कुड़को रहे हैं, वो माइनस में घूम रहे हैं। ठीक है ना? वो माइनस में घूम रहे हैं। इतना फ़र्क है इस चीज़ का। खैर चलिए, भारतीय सेना से जुड़ी हुई खबर एक और आ रही है। एक मिनट, एक कमेंट आया, किसी कोई कुछ कह रहे हैं, ज़रा कमेंट ले लूँ। कुछ कोई इशू है शायद। सर, यू कैन ब्लॉक योर फ्रंट कैमरा व्हेन व्यूअर्स डोंट लाइक द हिट बटन। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं हितेश मिश्र जी। रजनीकांत शिर्के जी धन्यवाद। नीलेश जी धन्यवाद। सतवीर जी, उदय कुमार जी और आनंद MMKM मुनि रत्नम जी, धन्यवाद आप सभी का। क्या मकल प्लीज़ एक्सट्रीम 99 अजमेर शरीफ पे कांड पर। रॉबर्ट कल जी कहते हैं चीन से रोबोट बंदूक लगाई है गश्त पर। चीन ने रोबोट बंदूक लगाई है। अच्छा, ठीक है, सब अपना अपना काम करते हैं सर, है ना? वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं।
चलिए, तो एक और खबर आ रही, अच्छी खबर नहीं है, और वो है 3 नेवी पर्सनल किल्ड इन एक्सप्लोजन ऑन वॉरशिप INS रणवीर। INS रणवीर पर अभी शाम को ये खबर आई है कि एक धमाका हुआ और उस धमाके में 3 जो हमारे जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कैसे हुआ, क्या हुआ, और जब जानकारी आएगी, सेना की तरफ से जो जानकारी आएगी वो दी जाएगी। कोई खोजी पत्रकारिता इसमें नहीं की जाएगी, किसी और को भी नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। राम राम सर जी, स्टेबल, धन्यवाद मुनीश जी। ठीक है। ठीक, तो एक ये जानकारी भी है, बड़े दुखद घटना रही, लेकिन अब इसकी बहुत सारे लोग इसमें लेकर दौड़ रहे हैं कि हम सबसे पहले बता दें। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डिफेंस चैनल भी जितने, मैं उनसे निवेदन करूँगा, हम लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह बिहेव नहीं करना है। हम लोगों को इस प्रकार से दौड़ा भागी TRP के लिए नहीं करनी है जैसा ये लोग भागते हैं, राइट? ठीक है, अब आते हैं उस खबर पर जिसने आज हंगामा मचा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज स्पीच दे रहे थे डावोस में, भाषण दे रहे थे, भाषण बीच में रोकना पड़ा। भाषण बीच में ही रोकना पड़ा, और बीच में रोकने के बाद मार्टर और किल में डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल, मार्टर्ड और किल्ड में डिफरेंस होता है। मैंने क्या लिखा, मैंने क्या बोला? ये सर मैंने नहीं लिखा, मैंने वीरगति बोला। ये लिखा जो इन्होंने है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से इस बात को कहना पड़ेगा, है ना, कि भाई किल्ड नहीं हो, है ना, वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है। तो आज एक घटना हुई जिस घटना को लेकर बड़ा हंगामा रहा और दिन भर उस पर हंगामा बचता रहा, और वो था प्रधानमंत्री मोदी की डावोस में स्पीच। उस भाषण में प्रधानमंत्री को कुछ देर रुकना पड़ा, रुके तो उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। सबसे पहले ज़रा एक बार देख लेते हैं कि आखिर वो भाषण क्या है और उसमें क्या हुआ। Their talent. जिस Indians हम भारतीयों का and टैलेंट, their talent. जिस Hear me, Mr. Shah? Yes, I hear you, Mr. President. Mr. और Mohammed, I think you very well. हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। As well? Are you able to hear the translation in I English? hear you very well, and I would suggest that we start the official. Indians हम भारतीयों का and टैलेंट, their talent. जिस जो मॉडरेटर थे, जो टेक्निकल स्टाफ था, उसने बीच में रोका, मोदी जी को इशारा किया कि रुकिए और उनसे पूछें कि सब जुड़ गए क्या। इस चीज़ को लेकर बड़ा बवाल मचा। बवाल ये मचा कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे थे इसलिए नहीं बोल पाए, फलाना नहीं हो पाए, ढिकाना नहीं हो पाए। लेकिन बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें वाली बात हो जाएगी, कि जितना इसमें करेंगे उतना ही ज़्यादा लेगा। लेकिन आपको असलियत दिखाए, ज़रा उस YouTube चैनल पर आइए और देखिए कि मैटर क्या हुआ। क्यों जब यहाँ पर हमको टेलीप्रॉम्प्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि स्टाफ ने रोका, टेक्निकल स्टाफ ने रोका? क्या टेलीप्रॉम्प्टर की इंटरप्रेटर की आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी? इसको लेकर हमारे पास में एक वीडियो है जो YouTube चैनल से लिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के YouTube चैनल से, डावोस एजेंडा, ये उन्हीं के चैनल से, और ये लाइव चलता हुआ वीडियो था, राइट। ये वेटिंग टाइम के बाद जैसे ही शुरू होता तब देखिए 8:35 पर शुरू हुआ। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है।
यहाँ इंग्लिश का ट्रांसलेशन ही नहीं आ रहा है, ट्रांसलेटर की आवाज गायब है। भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट इस बुके में है। 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। यहां तक कोई आवाज नहीं है ट्रांसलेटर की। जिस आप उनसे एक बार पूछें कि सब लीगल है। क्लास सब ठीक से सुना रहा है। Are you able to hear me, Mr. Shaw? अब आई इनकी आवाज, इससे पहले इनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। Yes, I hear you, Mr. President. Mr. और Prime Minister, I hear you very well. हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। As well? Are you able to hear the translation in English? You very well, and I would suggest that we start the official session now. I would suggest that we start the official session now. क्लास श्वाब को ये बात समझ में आई कि गड़बड़ हो गई। दोबारा बोलते हैं कि अब यहां से हम ऑफिशियल सेशन स्टार्ट करेंगे, यानी दोबारा से पूरा स्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट हुआ। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अटक के दोबारा नहीं बोले, पूरा सेशन भी दोबारा स्टार्ट हुआ। जरा इसको देखिए। And we will have just one short introduction with a music. सोचिए, कभी आपने सुना है ऐसा? यदि सब कुछ सही चल रहा होता तो प्रधानमंत्री बोलने के बाद में इंट्रोडक्शन होता क्या? इंट्रोडक्शन हमेशा पहले होता है। इस पूरे घटनाक्रम में उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया, दोबारा से जीरो से स्टार्ट किया गया। Sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. लीजिए, अब यहां से दोबारा शुरू हुआ, दोबारा से शुरू हो गया। सेशन वन बिगिन शॉर्टली लिखकर आने लगा दोबारा से। टेक्निकल ग्लिच था, भारत की तरफ से नहीं था ये टेक्निकल ग्लिच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से था। Modi. Prime Minister, let me start by congratulating. पहले आपने 8 मिनट 30 सेकंड पर आपने प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, और अब 10 मिनट 50 सेकंड पर यहां से शुरुआत होती है दोबारा से नए सिरे से 2 मिनट बाद। Thank you and the people of India for celebrating 75 years of independence. I also want to express my admiration for your strong leadership on handling the pandemic. India has continued to expand its profile as a major global power, also. This bouquet has the temperament of Indians अब ये 13वें मिनट पर आकर शुरू हुआ। भारतीयों का टैलेंट and the talent of Indians. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो एकदम क्लियर है कि जो ये टेक्निकल ग्लिच था उस वजह से हुआ। ठीक है, टेक्निकल ग्लिच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से था, जो कभी भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग भी कईयों बार ऐसे प्रोग्राम करते हैं, टेक्निकल ग्लिच आता है। प्रयास ये होता है कि नहीं हो, लेकिन कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, टेक्निकल ग्लिच कभी भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। और ख़ासकर तब जब इतने सारे लोगों को जुड़ना हो, तब जितने लोग जुड़ते हैं उतना ही ये चांसेस बढ़ जाते हैं टेक्निकल ग्लिच के, राइट? तो ये बहुत कॉमन है, कोई नई अनोखी बात नहीं। अब सवाल ये उठता है, कल भी टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ को देखकर, बड़ा ही हैरान हूँ। शायद ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी घर से कदम बाहर नहीं निकाला, शायद वो हैं जो मम्मी के पल्लू से बाहर नहीं निकले। क्योंकि अगर आपने एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली अटेंड की होती बतौर प्रधानमंत्री, तो आपको मालूम होता लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड एक एक टेलीप्रॉम्प्टर रखा होता, हमेशा रखा होता है। और ये कोई प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं, इससे पहले भी जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन सब के साथ टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहा है, हमेशा से चलता रहा। ठीक है ना? टेक टीम में तो ये लगातार चलता रहा। जोशी जी कमेंट ऐसा करें जो पढ़ा जा सके, ऐसे कमेंट ना करें जो पढ़ा ना जा सके ना। तो ये लगातार टेलीप्रॉम्प्टर की जो कहानी है ये हमेशा से चलती आई। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैंने तो 19 के चुनाव में भी देखा था, 2019 के जो चुनाव थे उसमें भी देखा, टेलीप्रॉम्प्टर हर जगह लगे हुए थे। ठीक है ना? उससे पहले भी लगे हुए थे, तो टेलीप्रॉम्प्टर तो हमेशा से लगे आ रहे हैं।
कोई अनोखी नई चीज़ नहीं है टेलीप्रॉम्प्टर। कुछ लोगों को लगा टेलीप्रॉम्प्टर में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जो नोट्स जो हाथ से लिख कर जाने होते हैं उसकी जगह जो पॉइंट्स आप लिखते हो ना, बुलेट पॉइंट्स, वो आप टेलीप्रॉम्प्टर पे आपको दिख जाते हैं, तो आपको नीचे बार बार कागज़ की तरफ नहीं देखना पड़ता है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ 2014 से पहले के मोदी जी के चुनाव को देख लीजिए, चुनावी भाषणों को। वो एक छोटी सी पर्ची लेकर आते थे अपने साथ में और अपने पोडियम पर रखते थे उस पर्ची को, छोटी सी पर्ची, और लगभग हर नेता इस काम को करता है। उसको लेकर आते हैं छोटी पर्ची को, उस पर कई लोग तो यहाँ तक रहते हैं कि पेन से उसको क्रॉस करते जाते हैं, टिक लगाते चले जाते हैं, ये मुद्दे हो गए, ये मुद्दे बाकी है। कईयों बार जब हम आपको बताते हैं तब हम लोग भी ऐसे नोट्स बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा मैं नीचे की तरफ इधर देख रहा हूँ, तो जब नीचे की तरफ देख रहा होता हूँ तो डेफिनेटली मैं भी उस पॉइंट को पढ़ रहा होता हूँ, स्पेशली जब हिस्ट्री से रिलेटेड बात होती है ना। कमलापति वाला जो एपिसोड था उसमें जाकर देख सकते हैं। दुनिया में अभी तक कोई इतना स्मार्ट नहीं बना है कि वो बिल्कुल रट कर चला जाए भाषण, और डेली हर एक नया भाषण रट कर चला जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज़ आज की नई है? नहीं, ये चीज़ आज की नई नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, बहुत पहले से ऐसा होता रहा है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अब ये उनका फ़ोटो कब का है? ये फ़ोटो तब का जब दूरदर्शन में उन्होंने अपना भाषण दिया, और भाषण देने के बाद कि उनकी अचरज भरी निगाहों से उन्होंने देखा ये क्या क्या चीज़ है। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होता है। प्रधानमंत्री के लिए 1990 में भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल होता था, 80 में भी होता था। Prime Minister VP Singh used teleprompter for delivering speech in Doordarshan studio. After using teleprompter, his reaction was, तो ये बात है, मैं भी हैरान था ये लोग इतना सब इतनी जल्दी कैसे रट लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चाहे वीपी सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे कोई भी हो, टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल सबके साथ हुआ है, सब ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया है। हेटर्स ऑलवेज गोना हेट सर जी, स्पेशली नाउ। हाँ मुनीश जी बिल्कुल पागल हो चुके सर, मुंबई में इसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर 1990 में जब उन्होंने भाषण दिया, जब वो दूरदर्शन के इसमें गए, और आप लोगों को शायद याद हो सवाल आपके जवाब, हमारे ऐसा एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, शायद बुधवार को आता था, अगर आप सबको याद हो, 80 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें लोग सवाल भेजते थे तो वो जवाब उसको जो है उसके जवाब दिया करते थे दूरदर्शन में। तो उसमें एक चिट्ठी आई थी, उसमें एक सवाल किसी ने पूछा था कि आपके एंकर सामने देखकर कैसे बोल लेते हैं। तब उन्होंने बाकायदा पूरा दिखाया भी था उसमें कि ऊपर एक कैमरा होता है, जो नीचे पेपर होते हैं उसको सामने लिखा हुआ दिखाता है, उसको वो रीड करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है, राइट। तो ये कब की बात है? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, संभवतः 84-85 के आसपास की बात बता रहा हूँ, है ना। तो इतना पहले तब दूरदर्शन में ये चलता था। टेलीप्रॉम्प्टर्स कोई आज नए नहीं हैं, टेलीप्रॉम्प्टर्स बहुत पुराने हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर्स का इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अकेले आदमी नहीं हैं। आइए टेलीप्रॉम्प्टर की बात करें तो कौन कौन इस्तेमाल करता है। कुछ मत कीजिए, वर्ल्ड लीडर्स यूजिंग टेलीप्रॉम्प्टर लिख दीजिए और इमेजेस पे चले जाइए। चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडन हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे इटली के प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई भी हो, चाहे जॉन एफ कैनेडी हो, इतने पुराने। ये देखिए ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर में। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। ऐसा कोई, ओबामा टेलीप्रॉम्प्टर के साथ, ये रहे सामने, ये रहा टेलीप्रॉम्प्टर। ऐसा कोई न्यूज़ एंकर आज तक पैदा नहीं हुआ जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के न्यूज़ पढ़ दे। इस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूँ। ऐसा कोई न्यूज़ एंकर पैदा नहीं हुआ जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के न्यूज़ पढ़ दे। हाँ, हमने ज़रूर आज तक टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना। और वर्ल्ड फोरम में भी लगे होते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, ये देखिए हर जगह लगे होते हैं, ऐसा नहीं लगे होते, हर जगह लगे होते हैं। कई मुख्यमंत्री भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इस्तेमाल करते हैं, और हर स्मार्ट आदमी करता है इसका इस्तेमाल। कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। तो आज का नहीं, बहुत पुराना है। और जो आपके सामने जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं लोग, वो सब भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, आपके सामने डालते हैं कैमरे की तरफ देखते हुए, उनको भी टेलीप्रॉम्प्टर सामने लिखा हुआ दिखता है, वो लिखा हुआ रीड करते चले जाते हैं। आपको दिखता है ना, सामने देखकर बोल रहे हैं, सामने देखकर नहीं बोलते, राइट।
तो ये कोई नई चीज़ नहीं, अनोखी चीज़ नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ था, उस पेट में दर्द को दूर कर लीजिए। अब टेलीप्रॉम्प्टर किस प्रकार के होते हैं? कई सारे टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रॉम्प्टर होता है जो भी आपने बड़े बड़े नेताओं के पास देखा। इसमें आप फाइल बनाते हैं और ये सामने आपको लगभग सेमी ट्रांसपेरेंट सा ये रहता है पेपर, एक ग्लास की शील्ड होती है, उस पर चलता हुआ आपको दिखता है। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन बेस्ड, कि आप एक कांच लगा लेते हो, कांच में आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, तो उसमें आपको रिवर्स मोड में, जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो तो उसको रिवर्स मोड में आप कर लेते हो, है ना, और अपने आईपैड को या अपने टैबलेट को वहाँ रख लेते हो या लैपटॉप को रख लेते हो और उससे आप उस पर रीड करते हो, और सामने कैमरे के ठीक नीचे वो होता है। तो जब आप देख रहे होते हो तो आप कैमरे से थोड़ा सा नीचे देखते हो, जिसकी वजह से अब आपको दिख रहा है ना कि मैं आपकी आंख में आंख डालकर देख रहा हूँ। मैं आपकी आंख में आंख डालकर नहीं देख रहा हूँ, इस समय मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल कैमरे को देखूंगा तो मैं इधर देखूंगा, जो कि आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। कभी मौका लगेगा तो उस पर एक वृद्ध लाइव करेंगे। लेकिन बात यह है कि टेलीप्रॉम्प्टर आज से नहीं, दशकों से इस्तेमाल हो रहे हैं, और लगातार लगभग छोटे छोटे यूट्यूब बनाने वाले यूट्यूबर्स भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी लोग 5-10 मिनट के वीडियो बनाते हैं, और वो सभी लोग टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। I wanted to join especially on 14 Jan as because for my birthday, but unfortunately from 13 Jan I am suffering due to high fever with whole family. प्रोफेसर अभिजीत जी, प्रोफेसर साहब यही हाल यहाँ पर भी है, बहुत बुरा हाल है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बस लाइव पे कैसे बैठा हूँ मैं ही जानता हूँ, है ना। तो खैर आइए, तो टेलीप्रॉम्प्टर से ही नरेंद्र मोदी स्पीच दे पाते, उससे पहले स्पीच नहीं दे पाते थे। 1980 की नरेंद्र मोदी की ये फोटो, प्रधानमंत्री बनने से पहले की जितनी भी नरेंद्र मोदी के भाषण है वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हैं, उनको भी देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा तेज तर्रार थे, इससे ज़्यादा तेज तर्रार तब बोलते थे, ठीक है ना। आज तो बहुत लिमिट में बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तब बहुत तेज तर्रार थे, बहुत ओजस्वी उनका भाषण होता था, ठीक है ना। आपके पास तो नहीं होगा, क्या टेलीप्रॉम्प्टर की बात कर रहे हैं? सर हम टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम स्क्रिप्ट बेस्ड चीज़ों को नहीं बोलते, है ना। तो ये चीज़ें, और अगर कोई चीज़ बोलनी है टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलनी है तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है, पहले उसको पूरा पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता कोई दूसरा आपकी स्क्रिप्ट बना दे तो आप उसको बोल देंगे, आसान नहीं होता, उसको पढ़ना होता है, उसको पूरा समझना होता है, ठीक है ना। तो ये जितने ही प्रधानमंत्री हैं उनके लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगता है। क्यों लगता है? ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि वो पद पर हैं, इसलिए। वो प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, देवे गौड़ा रहे हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हों, चाहे वीपी सिंह रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, कोई से भी प्रधानमंत्री रहे हो, सब ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया। जितने भी लोगों ने आज तक राष्ट्र के नाम संदेश दिया है उन सब ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग वो लोग जिन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उन्होंने भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया, सामने देखकर जब बोला। तो ये तो ही टेलीप्रॉम्प्टर की बात। आइए और एक बात पर चलते हैं। और देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर तो फिर भी एक छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको इस देशवासियों पर, इस देश की जनता पर कितना भरोसा है, उसको देखें ज़रा। तो इससे पहले के प्रधानमंत्री साहब ये है, इस तरह से पिंजड़े में बंद होकर भाषण दिए जाते थे, पिंजड़े में बंद होकर भाषण दिए जाते थे, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री मोदी ये देखिए, ये पिंजड़े में बंद भाषण, प्रधानमंत्री मोदी ने आकर ये पिंजड़ा हटा दिया, ये पिंजड़ा हटा दिया। ये पिंजड़े में भाषण होते थे, ये देखिए, ये थे पिंजड़े वाले भाषण, बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं साहब ये। हटा दिया इसको हटवा दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी इसके बोलते हैं। अच्छा, मुझे उस समय नहीं मालूम था, एक बार जब मैं देख रहा था तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो जब मनमोहन सिंह जी थे या पता नहीं कौन से प्रधानमंत्री थे, तो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो मैंने कहा रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, तो सिर्फ ऐसा लगा कि सामने ग्लास होगा, बाद में मालूम चला तो पूरा पिंजड़ा होता है, पिंजड़े के अंदर बंद होते हैं लोग। बड़े कमाल की बात है, मतलब ऐसा बुरा हाल था। मतलब 2 तस्वीरें अगल बगल देख लीजिए आप, एक पिंजड़े वाली और एक बिना पिंजड़े वाली। तो ये भारत की तस्वीर है, ये भारत की हालत थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी तरह के पिंजड़े में से जवाब ये जो है वो करते थे, लेकिन कम से कम ऊपर ओपन उनका खुला था, मतलब ओवरहेड, ओपन टू स्काई जिसे बोलते हैं ना, वो खुला हुआ था। इन्होंने आके ओपन टू स्काई वाला ही बंद कराया, बोले नहीं मुझे किसी पे भरोसा नहीं, कहीं से भी गोली आ सकती है, बंद करो। तो ये फ़र्क है साहब, है ना।
तो जो लोग टेलीप्रॉम्प्टर पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं वो अपने पापा को भी देख लें एक बार। वो अपने पापा को भी देख लें, उनके पापा किस तरह से भाषण देते थे। राजीव गांधी जी हैं, लाल किले से भाषण दे रहे हैं और पूरे बंद हैं। टेलीप्रॉम्प्टर की ऐप्स भी अवेलेबल। जी जी जी, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत इजी होता है टेलीप्रॉम्प्टर। ह्यूज डिफरेंस, लाइक कर लो। अब क्या बोले, रोज रोज तो बोल नहीं सकते इनसे। ठीक है, तो ये टेलीप्रॉम्प्टर की स्थिति है और ये जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से कहें तो बुलेट प्रूफ वालों की भी स्थिति है। तो जो लोग इस टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर इशू बना रहे हैं, सर पहले तो समझ लीजिए ग्लिच टेक्निकल था, टेलीप्रॉम्प्टर से इसका कोई लेना देना नहीं था। आप लोग बड़े ही नादान, बड़े ही मूर्ख टाइप के लोग हैं कि आपको ये नहीं पता कि टेलीप्रॉम्प्टर में ग्लिच नहीं होता है। शीशा भी रख लेंगे तो वो भी टेलीप्रॉम्प्टर का काम करेगा। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि टेलीप्रॉम्प्टर सिर्फ मोदी ने इस्तेमाल नहीं किया, हज़ारों लोग इससे पहले इस्तेमाल करते आए, हज़ारों मतलब दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। हज़ारों नेताओं ने इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, तीसरी बात, ये तो एक चीज़ हो गई टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो डर रहे हैं अपने ही लोगों से, जिन्हें वोट हमसे चाहिए लेकिन जो बुलेट प्रूफ ग्लासेस में रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपके ज्ञान का राज क्या है? सर कुछ भी नहीं, नॉर्मली यूजुअली नॉर्मल लाइफ में एक्सपोजर ज़्यादा है। ठीक है ना, खैर। ठीक बात है, चलिए तो अब यूपी चुनाव की तरफ चले साहब। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा गहमा गहमी है। कौन आएगा यूपी में, कौन है विकास का मसीहा, जरा वो देख ले। भाई साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी सुन लीजिए। राशन बांट रहे हैं, विकास की तो पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है। राशन बांट रहे हैं, विकास की तो पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है। देखो भैया, विकास की पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है, जनता तो ये कह रही है। नेताजी खड़े होके बोल रहे थे, फिर क्या हुआ आगे सुने। हाँ, डकैती तमंचा लाके घूमो, सड़का लूट लो, डकैतन की बात है। राशन बांट रहे हैं, विकास की तो पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है। हाँ, डकैती तमंचा लाके घूमो, सड़का लूट लो, डकैतन की बात मोदी और योगी तो कोई है ही ना, ऐसे समझो। मोदी और योगी के मुकाबले कोई है ही ना। डकैतन की डकैती खो दी, बदमाशन की बदमाशी खो दी, समझो। अभी जो तमंचिया भत्ते भत्ते एक होगी सब खो दी। मोदी और योगी के मुकाबले वोट ही ना आएगा। अभी जो तमंचिया भत्ते भत्ते एक होगी सब खो दी। जो तमंचिया भत्ते भत्ते एक होगी सब खो दी। मोदी और योगी के मुकाबले वोट ही ना आएगा। आगे बेचारा एक आदमी खड़ा होके सड़क पे ये भी नहीं बोल सकता, सड़क पे खड़ा होके आदमी ये भी नहीं बोल सकता कि भैया सपा की सरकार आने वाली है, मतलब रेल दिए। कहते हमसे पूछ रहे, तुमसे थोड़ी पूछ रहे। बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा। सड़क चौराहों पर इनका बोलना मुश्किल हो गया। कमाल है, कमाल की बात है। ये स्थिति है इनकी। फिर ये कहते हैं कि हम आएंगे, ईवीएम हैक। भाई ईवीएम तो ऑलरेडी हैक हो रखी है आपकी। चलिए, मुसलमान क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन ले। यूसुफ खान जी, आपके लिए खास। वासिम चला गया, यूसुफ आ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनावे। हमारे सारे मुसलमानों को ये अपील करता हूँ कि एक अच्छी सरकार बनावे। सपा को काहे ना वोट दें? नहीं बोलेंगे। क्या बुरा गया सपा में सारे जो गुंडे बदमाश हैं, लूट घसूट करने वाले, लूटने वाले, उनको हम क्यों बोले? ये दो बात हम भी कह लें। मेरा नाम इकबाल अंसारी है और क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव है वो समझते हैं कि मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है। क्यों लगा आपको, कैसा समझते हैं? इसलिए कि देखिए इतनी बड़ी विधानसभा है, ये गोरखपुर में 9 सीटें हैं, 9 सीट में कोई भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं। काम कहेंगे कि मुसलमानों की तैसी है और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, यादववादी पार्टी है। केवल एक समाज के लिए काम करती है और जितना नुकसान
जितना नुकसान समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया मुसलमानों को, बीजेपी ने नहीं पहुंचाया। जब सैफई के अंदर दंगा हो रहा था मुजफ्फरनगर में, तो इस सैफई में रंडियों का नाच दिख रहे थे बैठ करके। ये हाल हुआ जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। जो लोग कहते थे कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल करके बलात्कार करेंगे, उनको आज जो है पार्टी में शामिल कर लिया गया। जो कहता था कि मस्जिदों को सुअरबाड़ा बना देंगे, वो अखिलेश यादव की पार्टी में है। तो क्या हम इनको इसीलिए वोट देंगे कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाएंगे मरने के बाद? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सपा में बहन नहीं ऐसा है, वो कहते थे, उनका स्टेटमेंट है। जो इनका सिर्फ एक मकसद है कि बीजेपी से डर दिखाना है। हम बीजेपी की बड़ाई और छोटाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मुसलमानों का सबसे अगर नुकसान हुआ है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने किया। 30 साल 35 साल से मुसलमान जेलों में बंद था, उसको पता ही नहीं कि क्यों बंद था, उसको मालूम ही नहीं था कि वो क्यों बंद है। आज बेगुनाह साबित हो रहा है कि बीजेपी ने उसको बंद किया था, कांग्रेस पार्टी ने बंद किया था। हाशिमपुरा का दंगा हुआ, किसने किया? बीजेपी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जिस दिन मुसलमान बीजेपी को हराना छोड़ देगा, मुसलमान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे और मामला अच्छा हो जाएगा। जब को हराना छोड़ देगा, मुसलमान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जिस दिन मुसलमान बीजेपी को हराना छोड़ देगा, मुसलमान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे और मामला अच्छा हो जाएगा। जब तक हराना छोड़ देंगे, सब बैठे हैं ना समझाने के लिए कि डर के साए में। हमारी हक हिस्सेदारी आप नहीं देंगे तो हम आपको बड़ी कुर्सी, राजा की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। आप अगर बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे तो छोटी कुर्सी हमको चाहिए। आप 9 विधानसभा में मुसलमान सी वोटर है, आपको वोट डालेगा? आप हमको, बीजेपी को चाहिए कि मुसलमान के यहाँ से प्रत्याशी बनाए ग्रामीण से और सारे मुसलमान मिलकर वोट देंगे। भाई देखिए, कर्मा को मुसलमान नहीं है कि उसके पीछे जाना चाहेंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव सब हमारे साथ हैं। वो उनकी गलतफहमी है और इस बार इस आने वाले इलेक्शन में उनको पता भी लग जाएगा, उनकी पूरी हैसियत पता चल जाएगी। केवल और केवल मुसलमानों को ठगने और छलने का काम किया है उन्होंने, बाकी और कुछ किया नहीं है। बाबा रे बाबा, ये तो असली वाले कट्टर मुसलमान थे। बात जेन्युइन थी, वही वाले मुसलमान थे जो कहते कि वोट हमसे लेने आते हो, हमारा प्रत्याशी दो, मुसलमान होगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये भी यही कह रहे हैं कि ठगने का काम किया, बीजेपी को हराना बंद कर दे मुसलमान। ये तो असली वाले मुसलमान भी यही थे। बड़ी बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बना हुए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बुरी स्थिति है भाई, जिधर देखो ऐसी वीडियो सामने आ रहा है देखने में। अब क्या करेंगे बेचारे। खैर, भैया के पापा क्या कह रहे हैं, क्या कहते थे वो तो सुन लें। मोहमंत्री से मोहन जी जो कहते थे, क्या मुसलमान पढ़ाई में, मुसलमान पढ़ाई में, नौकरी में, तो आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई। पुलिस भर्ती बोल रहे, पुल भर्ती बोल रहे हैं, उसका मतलब है पुलिस भर्ती। आप पुल भर्ती मत समझना कि पुलों की भर्ती हो रही, पुलिस भर्ती मतलब पुलिसों की भर्ती। तो मैंने साफ कह दिया कि 60% मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। जब हम मतलब जो एग्ज़ाम में पास हो वो भर्ती नहीं होगी। मुलायम सिंह यादव जी बता रहे हैं कि हम तो सिर्फ मुसलमानों की भर्ती कराएंगे, भले वो इस लायक हो चाहे ना हो। वेरी गुड। उन्होंने आदेश दिया और अखिलेश ने भी आदेश दिया कि भाई हर थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होना चाहिए। क्या है कि नहीं है बताओ आप? क्या मुसलमान हर थाने में 3-4 सिपाही मुसलमान होने चाहिए, ये पर्पस था, है या नहीं है? गजब यार, हमें तो लगा हर थाने में 3-4 टैलेंटेड सिपाही होने चाहिए, हर थाने में 3-4 ऐसे लोग होने चाहिए जो कानून व्यवस्था संभाल सकें। पर यहाँ तो कहानी अलग है। कहानी ये है कि मुसलमान होने चाहिए। ऐसी जब इनकी स्थिति रहती है तब क्या स्थिति होती है, तब इनकी स्थिति देख लीजिए। जनसभा चल रही है भाई, ओ हो गजब, क्या जनसभा है, सुनिए भाई। उसको प्रोग्राम नहीं मिलता, उनका टोटल ये देश के अधिकारी करते हैं। अबे सुना किसको रहा है भाइयों? कि हमारा व्यापारी भाई, जो हमारा किसान, जब किसान होगा, जब हमारा व्यापारी किसान होगा, तब ये प्रदेश देख लो सारा सापा की क्या हालत है, सारा एक आदमी सुनने को तैयार नहीं। उसको प्रोग्राम नहीं मिलता। सापा की क्या हालत है, सारा एक आदमी सुनने को तैयार नहीं। सापा की क्या हालत है, सारा एक आदमी सुनने को तैयार नहीं। बाबा रे बाबा, ये गजब।
ये गजब, इतनी भीड़, खचाखच, पैर रखने की जगह नहीं। कहते हैं हमारी इतनी सीट आएंगी, इतनी सीट आएंगी। आएंगी, सीटें सीटें दिख रही, सब खाली हैं, तुम्हारे लिए ही है, बैठो। कौन मना कर रहा है? सपा वाले कहते हमारी इतनी सीट आएंगी, उतनी आएंगी। भाई बिल्कुल आएंगी, आ रखी हैं आपकी सीटें, बैठो। मना कौन कर रहा है? खाली पड़ी हैं सीटें, बैठ तो लो उस पर। खाली लाने से क्या होगा? हम इतनी सीट लाएंगे, ले आए भैया, आप सीटें लाए हो, आप मना नहीं कर रहे, खूब सीटें लाए हो आप। अब बैठ भी तो लो उस पर, कि खाली छोड़ दोगे ऐसी? राम राम सर, 10 मार्च को ईवीएम हैक हो जाएगी और 11 मार्च को आंदोलन होगा। अरे बिल्कुल जी बिल्कुल, 10 मार्च को तो भयंकर भयंकर रोना मचने वाला, भयंकर, थोड़ा बहुत नहीं। कमाल है, कमाल के लोग हैं। अभी नया जो बना, आइए और सुन ले, मुसलमानों की सुन ले। मुसलमान मतलब लगता ही नहीं कि हिंदू वोटर भी है उत्तर प्रदेश में, बस मुसलमान ही मुसलमान है। वो यहां से 50 मीटर की दूरी पर। हाँ, तो ये वीडियो तो फिलहाल नहीं चल पा रहा। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद, कहते हरे कृष्ण। अबे मुंह से सुपारी निकाल के बाद, अब मुंह से सुपारी नहीं की भैया। मुआयम ही आए हैं वो, मुआयम ही आए हैं, जो ठीक से बोल देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? कैसी बातें करते हो? तो भाई ये इनकी स्थिति है। टेक्निकल ग्लिच, यस, ये भी टेक्निकल ग्लिच ही होता है। चलिए, और वो चूरन वाले बाबा फिर से आ गए। चूरन वाले बाबा याद है आपको? फिर से आए हैं, वो कुछ कह रहे हैं फिर से। पिछली बार साइकिल पे थे, इस बार बिना साइकिल के हैं। साइकिल छोड़ दी इन्होंने भी। मेरा तुमको निराली शान, नरेंद्र मोदी की ये पहचान, भारतीय जनता पार्टी की जान, हिंदू देखे न मुसलमान, गरीबों को मरना दे मकान, मेरा भी रखा मोदी ने ध्यान, मेरा भी बन गया मकान, कार्ड भी बन गया आयुष्मान। मेरा तुम्हारा मोदी की हुकूमत आई, साथ में जितनी खुशियाँ लाई, गरीबों को लग रही है चिनाई, मेरी भी किस्मत जगमगाई, मेरे भी नवी हिंदाई। मेरा तुमको दुनिया खाए, जब तक नरेंद्र मोदी आए, 0 बैलेंस के खाते भी खुलवाए, 2.5 लाख भिजवाए, हर गरीबों को मकान भी बनवाए, कैसे खुशी के दिन का आए। मेरा तिरंगा सरताज, सारे भारत में मोदी का नाज, यूपी में योगी की खिदमत, गरीबों को मिलना फ्री मनाज, कितना खुशी का दिन का आज, गरीबों का फ्री का इलाज। मेरा तिरंगा अजीब, जितने भारत के गरीब, मोदी सबके हैं करीब, भारत वालों का नसीब। मेरा तो वालों का खात, आपको चाहिए गरीबी खात, मिलाकर मोदी योगी के पास, गरीबों को दिए गए आवास, हर किसी को रखा नहीं उदास, सारी पार्टियों की है बकवास, किसी को कुछ नहीं मिलेगा पास। मेरा तो वालों का चंगा कमाता झंडा है तिरंगा, हाथ में लेकर कोरोना दंगा, किसी के हाथ में लौना पंगा। मेरा तुम में नैया खोट, मेरा तुम में नैया खोट, हर मोदी को दे दो 12 वोट, बाकी दियो सबको छोट, देवते दे दो 10 का नोट। मेरा सिर निरोगी, ऊपर मोदी निश्चय योगी, जो भी होगी बढ़िया होगी। मेरा तुम बता दो, मेरा तुम कैया, मेरा तुमको तुम भी खाओ, अब तो तुम भी होश में आओ, नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, भाजपा पार्टी में मिल जाओ, हर बैंक में खाते भी खुलवाओ, बैंक बैलेंस तुम बनाओ, हर बीमा। अच्छे से अच्छे रैप सिंगर को उन्होंने फेल कर दिया, गजब। दूसरी बात, नीपा जी धन्यवाद। दूसरी बात, आप ये देखिए, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, कल आप मेरे इस दावे की पुष्टि कर लीजिएगा। आपके नज़दीकी भाजपा कार्यालय आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, जो भी नज़दीकी भाजपा कार्यालय हो, और इन्होंने जो कुछ रैप में बोला इसको नोट करते जाइए एक पेपर पे। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और योगी की सारी स्कीम्स को बोला है, आप सारी स्कीम को नोट कर लीजिए। और मैं आपसे दावे के साथ बोलता हूँ, जितनी स्कीम इन्होंने बताई, यदि उसकी आधी भी अगर भाजपा कार्यालय वाले बता दें तो जो आप बोले मैं हारा। आधी भी यदि बता दें। ये लोग अपना ही नहीं पढ़ पा रहे। हमने काम कितने किए उन्हें यही नहीं मालूम है, मोदी योगी ने काम कितने किए उन्हें यही नहीं मालूम, तो बताएंगे क्या जनता को? अभी भी समय है, एक दिन में पूरा पढ़ लोगे आप। बुकलेट्स भी निकालिए हैं, प्रिंटेड बुकलेट्स भी हैं, तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल आता है, लेकिन समय नहीं है। अब जिनको काम मिल गए वो काम कर रहे हैं, जिनको खदानें मिल गई वो खदानें चला रहे हैं, जिनको काम मिल गए वो काम कर रहे हैं, कोई आईटी का किसी ने ठेका ले लिया वो काम कर रहा है, किसी को फुर्सत ही नहीं है। ये सब चले जाएंगे भैया, सब चले जाएंगे। इसलिए
महीने 2 महीने के लिए अपने काम बंद कर लो, महीने डेढ़, अब तो 1.5 महीना भी नहीं बचा है ना, काम बंद कर लो तो भले रहोगे, तो काम बना रहेगा, नहीं तो सब खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। इन्हीं को सुन लो, उसी से भला हो जाएगा। और ऐसे लोगों को तो बीजेपी को हायर करना चाहिए। आरएसएस में मजाक करते हैं, निकम्मा इसको बीजेपी में भेज दो। ब्रजेश जी बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। जो सबसे निकम्मा होता ना, किसी मतलब का नहीं होता, वो बीजेपी में जाता। जा भैया इसको बीजेपी में भेज दो। असलियत में ऐसा है, वाकई में ऐसा है। बीजेपी आईटी दल सो रहा है, 10 मार्च को जागेगा, यूसुफ जी कहते हैं। हाँ सही बात है। चलिए, बुकलेट एंड पैम्पलेट इज बेस्ट ऑप्शन टू। बहुत सारी बुकलेट छापी, बहुत सारे पैम्पलेट्स वगैरह, लेकिन कोई पढ़ता नहीं ना, स्कीम नहीं बता पा रहे हो। 1 to 1 आपको बताना होता है। बुकलेट पैम्पलेट में क्या होता है सर, छपा होता है। ये न्यूज़ तो आपको बनी बनाई होती है ना, आपको पहले से मालूम होता है। मैं आके यहाँ पर उसका विश्लेषण करता हूँ, आप पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है ये बताता हूँ, तब फ़र्क आता है, राइट। तब आपको समझ में आता है कि ये क्या हुआ इसमें। तो इसी प्रकार से आपको एक एक जगह जाकर बताना पड़ेगा कि आखिर इसका आप पर इफेक्ट क्या हुआ है। सॉरी। चलिए, इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कुछ लोग कि सीधे अब गाली गलौज पे उतर आए नेशनल टेलीविजन पर। तो जो हिंदुओं के साथ किया, जो सिखों के साथ किया, ये मंशा है क्या लारी साहब? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं चाहता हूं कि कोई मेरे बीच में ना बोले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं पूरी बात कर लूं। जी। देखिए, जब एक व्यक्ति जिसके रहते हुए 2000 लोगों का हत्या गुजरात में हो जाती है, उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं आप। एक तड़ीपार को आप राष्ट्र का गृह मंत्री बना देते हैं। एक गुंडा मवाली जो साधु के वेश में भेड़ में भेड़िया है, साधु बनकर बैठा, जिसने नहीं देखे भाई, ये गलत है, ये गलत है। बदतमीजी नहीं है ये संवैधानिक पद पर आपके भी मुख्यमंत्री हैं, गुंडा मवाली आप कह रहे हैं। उनको कितने वोट मिले हैं, कितनी सीटें मिली हैं, कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली? तो साहब, गुंडा मवाली, तड़ीपार, हत्यारा, सब का सारे अलंकार दे दिए गए। कमाल है भैया, कमाल है। और ऐसे लोग चैनलों पर आते हैं। खैर, परेशान है लोग, सत्ता जाने वाली हो भी क्यों ना। लेकिन इनको लग रहा है ये राजनीतिक मामला। राजनीतिक नहीं है सर, ये मामला सामाजिक हो चुका है। और सामाजिक होने के बाद जागृति आ चुकी है, और इस कदर आ गई कि आप सोच नहीं सकते। इन भाई साहब को ज़रा बताना चाहेंगे। देखिए, शादी का कार्ड है, एक तरफ गणपति हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री राम की फ़ोटो है। जय हिंदू राष्ट्र, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शादी के कार्ड पर आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक नए तरह की जागृति है। वर्मा परिवार, भैया वर्मा परिवार को हमारा सैल्यूट उन तक पहुँचे, और भगवान इस दंपत्ति को खूब खूब आशीर्वाद दे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। ये अब ये आपको सामने दिख रहा है, ये सामाजिक बदलाव है सर। जो सामाजिक बदलाव आ रहा है, लोगों को, पहले लोग इसको सहन कर जाते थे, पर अब कोई सहन नहीं कर रहा है ना। सामाजिक बदलाव आपको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन आप लोगों को मोदी और योगी को गाली देनी है। खैर, मोदी योगी को गाली तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू देते हैं, मौलाना मोदी कहकर। हाँ, फर्जी वोटिंग रोकना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के जंगलों में अवैध घुसपैठिए खतरा है। उमेश प्रताप सिंह जी, धन्यवाद। कोई जानकारी हो तो मुझे फ़ोन करिएगा उमेश जी, है ना। यदि आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, ताकि हम सरकार की मदद कर सकें। आई एम वर्मा टू फीलिंग प्राउड। जातिवाद ढूंढ लिया अपन ने। चलो, खैर, तो भाई बिल्कुल गर्व होना चाहिए आपको, अच्छी बात है। उस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे इस चैनल की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है। दूल्हे का नाम परफेक्ट है, दूलेश्वर। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। दूलेश्वर है, दूलेश्वर नहीं है। ईश्वर के नाम पे रखा है। ठीक है, चलिए। लेकिन कुछ लोग इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। तांत्रिक फ्रॉम नेपाल अरेस्टेड फॉर ड्यूपिंग पीपल इन बिजनौर। तांत्रिक नेपाल से 17 जनवरी। अब कौन है तांत्रिक, आइए देखिए। 51-year-old तांत्रिक वॉज अरेस्टेड इन बिजनौर। अच्छा, लोगों के पैसे खा गया, ब्लैक मैजिक करता था। ठीक है,
अब देखें तांत्रिक का नाम, धर्मवीर सिंह, बिजनौर सुप्रिंटेंडेंट एसपी, सेड इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट मोहम्मद इस्लामुद्दीन was from Nepal. He lived in Bihar's Champaran area for past few years but fled from here to avoid arrest. कौन है तांत्रिक? मोहम्मद इस्लामुद्दीन। ये काला इल्म वाले मौलवी कहा जाता है, इनको तांत्रिक नहीं कहा जाता। क्या? काला इल्म वाले मौलवी। तो इनको तांत्रिक काय को बता रहे हो? काला इल्म है ये। काला इल्म कैसे होता है? काला कपड़ा उठाकर होता है। तो काले इल्म वाले मौलवी साहब को तांत्रिक बता दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने। बताओ यार क्या हालत है। कम से कम सही तो न्यूज़ छापो। वही पुराना नरेटिव। हाँ 2022 आ गई, लेकिन मजाल है कि ये बदल जाए, सवाल ही नहीं है। आइए और आगे चलते हैं। माँ पर गलत नज़र रखता था हाफिज, इसलिए मार डाला। इन्होंने एक व्यक्ति को, इनका किराएदार था, उसके कमरे में घुसकर गोली मार दी। कपिल बलोदी जी ने गोली मार दी हाफिज़ को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो इनकी माताजी पर गलत नज़र रखता था। क्षेत्र में किराएदार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोप ने बताया कि हाफिज़ खान उसकी मां पर गलत निगाह रखता था, इसलिए उसको यह कदम उठाने में मजबूर होना पड़ा। लीजिए साहब, बताया गया है कि हाफिज़ खान उर्फ बाबू आप पार्टी का कार्यकर्ता था। वह 3 माह पूर्व ही पार्टी में शामिल हुआ था। लो भैया, तो अब अगर कोई किसी की माँ बहन पर नज़र डालेगा तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये बात अलग है, कानून अपने हाथ में लिया, कानून नहीं कर रहा होगा मदद इनकी, परेशान हो गए होंगे, आखिर ऑप्शन यही बचता है। खैर ओझा। और एक खबर आ रही, विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज। जिन नाहिद हसन को टिकट मिला था, वो गैंगस्टर एक्ट में अंदर गए, फिलहाल उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, और क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहाँ चुनाव लड़ने की सोच रहे थे और कहाँ बिल्कुल ही कांड हो गया इनका, ये स्थिति। तो कैन आई हेल्प दिस मात्र भगत, ये क्या है? हाउ कैन आई हेल्प? देवू फरदयाल जी, हम भी उनका पता ढूंढ रहे हैं ना, आप अकेले ही नहीं हैं। यदि संपर्क होता है तो अवश्य हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। और जाली टोपी वाले के असली आप कौन? अब तक मंगोल, मुगल, उज़्बेक, ये तो सर उनको भी नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग खान लिखते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन खान कहाँ लिखा जाता है। दे कॉल्ड सुलेमानी फ़कीर नॉट तांत्रिक, तंत्र इज़ अ डिवाइन मैटर ऑफ शिवा। प्रोफेसर साहब यही तो बात नहीं मालूम ना, अब ये उनको समझाए कौन? इनकी नज़र में तो हर व्यक्ति तांत्रिक हो जाता है। माफ़ी चाहता हूँ। खैर, पंजाब से आज बड़ी खबर है पंजाब की, और वो क्या? आई कॉन्ग्रेचुलेट सरदार भगवंत मान ऑन बीइंग, सरदार भगवंत मान ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड सीएम फेस ऑफ आप इन पंजाब, वाइल पंजाब इज लुकिंग अप टू आप प्रोफाइल, इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सरदार कहाँ से हो गया? ये तो पगड़ीधारी है ही नहीं, पगधारी है ही नहीं, ये तो केशधारी है ही नहीं। भगवंत मान केशधारी थोड़ी है। भगवंत मान तो नॉर्मल है, आपकी मेरी तरह सामान्य व्यक्ति है, मतलब हिंदू है ऐसा कहें। तो उसको सरदार क्यों बनाया जा रहा है? भगवंत मान को उन्होंने बना दिया। आइए देखें जरा, भगवंत मान जी के बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस आज वायरल हैं भाई। ये रहे भगवंत मान और बैठे हुए सर जी, अरे गजब। बड़ी सही जगह बैठे दोनों। अब भगवंत मान को टिकट देना तो ऐसी जगह तो बैठना ही पड़ेगा ना, कि नहीं? तो सर जी हो भगवंत मान एकदम सही जगह।
सीएम बनेंगे साहब। अच्छा, भगवंत मान जी, पहले भगवंत मान जी के विचार सुन लें जरा, विचार सुनिए इनके। तो कर रहे हैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन उनके बुत नहीं लगा रहे। ये सावरकर की बात करें, सावरकर ने माफिया मांगी थी, 25 लेटर है सावरकर के। यस 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 यस, हाँ, जब काले पानी में थे माफिया मांगी थी कि मुझे माफ कर दो। अरे ऊधम सिंह ने कोई माफी नहीं मांगी सर, ऊधम सिंह ने कोई माफी नहीं मांगी। उसने दंड तो कर रहे हैं। सावरकर के लिए इनके ये विचार। वैसे आपको बता दूं, मर्सी पिटिशन के बारे में बता चुका हूँ पहले भी। लास्ट पिटिशन जो लगती है मर्सी पिटिशन लगती है, लास्ट पिटिशन जो होती है हमेशा मर्सी पिटिशन होती है, उस पर लिखा ही मर्सी पिटिशन जाता है। दैट डजंट मीन कि आपने माफ़ी मांगी, ऐसा कुछ है। बड़ी हालत ख़राब है। ये उस समय का स्टाइल होता था, लिखने का स्टाइल होता है। आज भी मर्सी पिटिशन लगती है। राष्ट्रपति के पास आप जो लगाते हो मर्सी पिटिशन ही लगाते हो आप। दूसरी बात, अनेकों ऐसे लेटर हैं महात्मा गांधी की जिसमें उन्होंने लिखा है आई रिमेन योर ओबीडियंटली सर्वेंट, अंग्रेज़ों को जो लिखते थे। और इनके भी लोगों ने ऐसे ही लेटर लिखे। तीसरी बात, इन्होंने उधम सिंह और सावरकर की कंपैरिजन इसलिए किया ताकि पंजाब को डिवाइड किया जा सके। तो जो डिवाइड करने वाले लोग हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बड़ा क्रूड सवाल है, बड़ा ही परेशान करने वाला सवाल है। जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलाई थी? जनरल डायर तो एक था, गोली चलाने वाले कौन थे? कौन थे वो लोग? जवाब नहीं आएगा इसका। खानई कौन है जो एक उपाधि है मंगोल की? जी अंकुर जी, ठीक है ना। चलिए, भगवंत मान जी होने वाले सीएम, वो ऐसा मान रहे हैं कि उनकी पार्टी जीत चुकी है, मतलब जनता की उन्हें ज़रूरत नहीं है। होने वाले सीएम साहब को देखिए। ये झूमता पंजाब, झूमता पंजाब है साहब। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, कमाल है भाई। सिर्फ इतना नहीं है, सदन में भाषण दे रहे थे। सदन में इनकी रेपो कैसी है वो भी देख लेते हैं। सदन में इनकी रेपो भी देख लीजिए। स्पीकर साहब को मैंने ये कहा है कि मेरा डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496 जो है वो भगवंत मान में लिखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं लिखा। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है और आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूँ मैं, तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूँ और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। अब शराब कोई पी कर आए, एक सांसद शराब पी कर आए और उल्टियां दूसरा सांसद करे, इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए, तो मैं इतनी नहीं दिखा सकता। इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए, तो मैं इतनी नहीं दिखा सकता, उल्टी हो जाएगी। अब शराब कोई पी कर आए, एक सांसद शराब पी कर आए और उल्टियां दूसरा सांसद करे, इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए, तो मैं इतनी नहीं दिखा सकता। तो मैंने कहा कि मेरी सीट बदल दो और उन्होंने मेरे को आश्वासित किया है कि वो सीट बदल दें। स्पीकर तो साहब लोगों ने अपनी सीट बदलवा ली इनके चक्कर में, सीट बदलवा ली साहब लोगों ने, ये हालत है। तभी भी मजा ले कि सुधर जाए। आइए मोदी जी भी कुछ कह रहे हैं इनके लिए, बड़े गजब का ज्ञान वाले आदमी हैं। चारवाक कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो,
चिंता किस बात की? कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार तो घी कहा भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। और घी पियो। उस जमाने में संस्कार तो घी कहा भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। उस जमाने में संस्कार तो घी कहा भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे, तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो गुरुहत पीने की चर्चा करनी पड़ती। विश्वविख्यात हैं, विश्वविख्यात है साहब अपने कर्मों के लिए। गजब, ऐसे गजब के विश्वविख्यात लोग हमने नहीं देखे आज तक साहब, खतरनाक खतरनाक ढंग से। इनको लिखा सरदार भगवंत मान, हमने कहा केशधारी नहीं है, ये रहे भगवंत मान। दाढ़ी कटवाने, बाल कटवाने वाले सरदार कहाँ से हो गए भाई? बाल कटे वाला भी सरदार कहते हैं, हमें नहीं मालूम अगर बाल कटे वाले को सरदार बोलते तो। ठीक है ना? तो सरदार कैसे हुए हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया। हम अभी तक ढूंढ ही रहे कि हमको सरदार मिल जाए। सरदार कैसे हैं भाई? सरदार नहीं मिल रहे हमको, समझ में नहीं आ रहे कैसे सरदार हैं। गजब हैं साहब, एक से बढ़कर एक इनके वीडियो आए हैं, एक से बढ़कर एक इनकी जो कहना चाहिए ना, ये है कलाकारियाँ। खैर, चीता भी पीता, हाँ सही बात है। भगवंत मान जी खैर बहरहाल उनको घोषणा कर दी गई कि वो सीएम कैंडिडेट होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। भगवंत मान को सरदार लिखा, पहले ज़रा देख लें, सरदार लिखा तो ज़रा सरदार जी का ज़रा रूप देख लें। बताइए कहाँ से सरदार है? ना पगड़ी है, न केश हैं, न पग न केश, न पाँच का कंगा केश कड़ा कच्छा। किधर से सरदार है भाई? हमको समझाओ तो सही। इसको भी सरदार, जो सरदार हैं यहाँ पर, कृपया करके वो ये बताने का कष्ट करें ये कौन सा सरदार है। ऐसे इनको सरदार बोला जाता है क्या? क्या इसको सरदार बोलेंगे क्या? सरदार कृपया बताने का कष्ट करें, क्योंकि मुझे जानकारी कम है इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या इनको सरदार कहा जाएगा? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ता पंजाब, बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात, क्या जट सिख जो अपने आप को बड़ा भारी मानते हैं कि असी ऐ कर देंगे, असी ओ कर देंगे, क्या वो बिना पगड़ी वाली को, बिना पगधारी को, बिना केशधारी को अपने सर पे बैठाएंगे, सीएम बनाएंगे? सर जी जैसा सरदार ये है, सरदार्द है सर, अच्छा सरदर्द है ये। ऐसे तो बहुत है पंजाब में। माई पेट ईट सिमिलरली, वो ऐसे ही हाल था उनका उस समय। मोना सिख विदाउट पगड़ी, मोना सिख, कोई मोना मोना पंजाबी बोलते हम लोग भी इसको, है ना। खैर चलिए भाई, तो ये इनकी स्थिति है। खैर बहरहाल इनके आने से एक बात तो अच्छी है, चुनाव आसान हो जाएगा। समीर जैसे कहते हैं, ब्रेकिंग ह्यूज फाइट हैपेंड बिटवीन भगवंत मान एंड अरुण केजरीवाल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। वो उस समय होगा सर, अभी तो बहुत होना है समीर जी। खैर बहरहाल नोटों की गड्डियाँ हैं साहब ये। ओ हो बताइए साहब, कहाँ पकड़ी गई?
लुकिंग नॉट वेल, पूनम सिंह जी कहते हैं। जी पूनम सिंह जी, तबीयत ठीक नहीं, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा। लग तो नहीं रहा था कि आज का लाइव कर पाएंगे, पर फिर कोशिश करी। सामने की लाइट जली, कैमरा चालू, एक्शन और काम चालू। एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। थोड़ी देर पहले इसी कुर्सी पर बैठते नहीं बन रहा था लेकिन जब मन बनाया जैसे तैसे करके तो हो गया, और हो गया तो काम तो करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में करना पड़ेगा, काम नहीं रोक सकते अपन। ठीक है चलिए ज़रा देखें नोटों की गड्डियाँ कहाँ मिली है। ANI वाले बता रहे हैं, ड्यूरिंग अ सर्च एट पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नीज नेफ्यू भूपिंदर सिंह एंड हिज एसोसिएट संदीप कुमार's residence, some property related documents and Indian currency worth more than 6 crores recovered, about 4 crores at Singh's house and 2 crore at Kumar's house। अरे भगवान, इतना पैसा, 6-6 करोड़, 6-6 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कहीं किसी को गर्लफ्रेंड 50 लाख बांट देती है, कहीं 6-6 करोड़ मिल रहे हैं। अरे भगवान, एक हम ही लोग ऐसे हैं, हाँ, फूटी कौड़ी नहीं होती हम लोगों के पास में। कमाल है भाई। तो भाई चरणजीत सिंह चन्नी के नेफ्यू के घर छापा पड़ा और उनके एसोसिएट के घर पे, जो उनके पार्टनर है, दोनों के घर से 4 और 2 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। कई सारे प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए। इतनी सारी प्रॉपर्टी, क्या करोगे इसका? इस 6 करोड़ में अगर सही तरीके से काम करते तो कितना काम हो सकता था। लेकिन मजाल है करने। खैर, राजस्थान की भी बात कर ले। 6 किसानों पर 41 लाख कर्ज बकाया था। बैंक ने 79 यानी 79.6 लाख में खेत नीलाम किए। कितना बाकी था? बाकी था बकाया 6 किसानों पर 41 लाख का कर्ज था। बैंक ने उनकी ज़मीन नीलाम कर दी। नीलाम करके लगभग 80 लाख रुपए वसूल लिए। लेकिन हमने तो सुना था, कोई कह रहा था, क्या कह रहा था, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 दिन, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आए, क्या हुआ? कितने दिन हो गए सरकार आए हुए? ये तो खेत नीलाम होने लगे। आप तो 10 दिन में बात कर रहे थे कि हम कर्ज माफ कर देंगे किसानों का। फिर ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो गया? 6 किसानों पर 41 लाख बकाया, बैंक ने लगभग 80 लाख रुपए में नीलाम कर दिए। 79.6, 80 लाख ही हो गए। 42 बीघा जमीन काश्तकारी की नीलाम कर दी। क्यों भैया? आप तो किसानों का कर्ज माफ करने वाले थे ना। कमाल है भाई। नीरज यादव जी धन्यवाद। फिर कैसे? बड़े कमाल की बात है, गजब गजब के लोग हैं। आइए, बकायेदार तो और भी हैं साहब, किसानों के अलावा भी है। विजय माल्या टू बी एविक्टेड फ्रॉम लंडन होम, स्विस बैंक UBS टू टेक पोजेशन। तो साहब UBS बैंक पोजीशन लेने वाली है। विजय माल्या जी ने कर्ज लिया था, कर्ज चुकाया नहीं, सिर्फ भारत का नहीं चुकाया, वहाँ का भी नहीं चुकाया। उन्होंने सोचा बड़े आराम से सब कुछ चलता रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन पैसा देना पड़ गया। न सिर्फ पैसा देना पड़ा, बल्कि अब इनको खाली भी करना पड़ेगा। अब इनको खाली भी करना पड़ेगा। तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से इन्होंने पैसा लिया था, वही बैंक जिसमें सबके 2 नंबर के पैसे रहते, उसमें इन्होंने भी डाल रखा था पैसा कुछ उधार भी लिया, लोन लिया। तो सोचे खा जाएंगे भारतीय बैंकों की तरह, लेकिन संभव नहीं हो पाया। भारतीय बैंकों को इससे सबक लेना चाहिए। और जिस प्रकार इन्होंने ये किया है, पैसा लेकर यहाँ से भागे, उसी प्रकार वैसा ही इनके साथ भी करना चाहिए। इनकी संपत्ति कुर्क करनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और देखें
संपत्ति पाकिस्तान में भी कुर्क हो रही है। जब कुर्क हो रही है तब लोगों का क्या कहना है? इस वक्त बिल्कुल लाइव हूँ, ठीक है ना? किस तरह लाइव हूँ? फेसबुक। ये पुलिस इंतजामिया ने हमारा घर सील कर दिया है। मैं यहाँ पे अपने हैसियत से, इस हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि फौरी तौर पे कमिश्नर मुजफ्फराबाद, कुछ भी हुआ, ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है? मैं खुद फौजी करने जा रहा हूँ। कमिश्नर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है, या मैं फिल फौर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें। अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है ना? पुलिस, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं। भैया तो सिखों के रकबे हैं। सिख क्या कर रहे हैं? पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू को भेजो ना यार उधर। पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू, कहाँ हो तुम? किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है ना? पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है? आज इन्होंने हमें बेदखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत बेदखल कर रहे हैं घर से घर सील करके? मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सोजी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद की होगी। नाजरीन, जैसा कि देखें कि ये वसीम साहब के घर का ये मामला है और ये पुलिस ने इनको स्टे के बावजूद बेदखल कर दिया अपनी ज़मीन से। स्टे है कोर्ट से, उसके बावजूद बाहर निकाल दिया बच्चों के साथ में। तो भारत से, मोदी से अपील कर रहे हैं कि हमको बचाओ। 15 लाख की किसी ने बात कही है, मालूम नहीं किसने कही है। सर एक्चुअली क्या हुआ, 15 लाख की मोदी जी ने बात करी थी, 16 लाख डाल दिए अकाउंट में, 16 लाख आ गए। तो फिर हमको 1 लाख वापस राम मंदिर में हमको जमा करने पड़े। ठीक है ना? यू आर एबल टू डूइंग योर वर्क इन दिस सिचुएशन ओनली फॉर 2 रीजंस, योर डेडिकेशन इन योर वाटर इन टेकिंग हैबिट। सर पानी सिर्फ अभिजीत जी अभी पीता हूँ ना, यूजुअली मैं पानी पीता नहीं हूँ। पानी के मामले में बड़ी हालत ख़राब है। हाँ डेफिनेटली काम तो करना ही है, तो वो चलता रहता। तो ये स्थिति है। तो लोग बाहर से मदद मांग रहे हैं और भारत मदद दे भी रहा है। इंडिया ऑफर्स क्रेडिट लाइन ऑफ $500 million टू श्रीलंका फॉर परचेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्रिटिकल सपोर्ट बाय इंडिया फॉलोज डिस्कशन बाय EAM बिटवीन EAM जयशंकर और श्रीलंका फाइनेंस मिनिस्टर Basil Rajpaksha. India extended forex support of $900 million earlier this month. High Commission of India, Colombo. तो भाई $500 million पेट्रोकेमिकल खरीदने के लिए, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट खरीदने के लिए दे रहा है भारत श्रीलंका को। $900 million इससे पहले भी दे चुका है, इसी महीने में 2022 में जनवरी में। ठीक है, तो कितने हो गए? $1400 million भारत ने दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार से चाइना के चंगुल से वो निकल सके, चाइना के चंगुल से निकलकर बाहर आ सके श्रीलंका। तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर वहाँ चाइनीज़ नेवल बेस बन गया तो फिर बहुत दिक्कत वाला काम होगा ना। सो इफ़ दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप, देन वो क्या होगा, जैसा उन्होंने वो एयरपोर्ट ले लिया, ऐसी जो नेवल बेसिस जो बनेंगे वो उसको भी ले लेंगे, फिर वो चाइना के हो जाएंगे, फिर आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर है? आइए अब ज़रा एक पेंटिंग की तरफ चलते हैं। कुछ पेंटिंग्स देखिए, इन पेंटिंग की खासियत को भी देखिएगा। कचरे से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं ये देखिए, जो कचरा आप फेंक देते ना, वायर के टूटे हुए पीसेस, वायर्स, कतरने वायर की, वो हाउ डे यू बर्गर गर्ल जो है उसको देखना चाहिए। ये होता है रियल इन्वायरमेंटलिस्ट। ये देखिए, ये जीन्स और कपड़े के टुकड़े जो फेंक दिए जाते हैं उससे बनाई हुई पेंटिंग। अब ये जो दिखने में अच्छी लग रही है, कैसे बनी है? ये किस चीज़ से बनी है?
इसको भी देख लेते हैं। बोतलों के ढक्कन से बनाई हुई, बोतलों के ढक्कन से बनाई हुई पेंटिंग है। वेस्ट ढक्कन जिसे आप फेंक देते हो ना। और देखिए अब ये पेंटिंग किससे बनी होगी, अंदाज़ा लगाएं क्या? नहीं लगा पाएंगे अपन लोग। आइए देखें ज़रा। वो पॉलीथीन्स जो आप बाहर फेंक देते हो, जिन पॉलीथीन्स को आप फेंक देते हो, उन पॉलीथीन से, कचरे की पॉलीथीन, उनको बटोर बटोर के उससे बनाई हुई। और ये लीजिए भाई, इसको भी देख लीजिए। छोटी छोटी कतरनें, छोटे छोटे वेस्ट पीसेस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पीसेस। ठीक है, छोटे छोटे सर्किट्स दिख रहे हैं आपको, उससे बनाई हुई पेंटिंग। डेफिनेटली इट इज़ इनक्रेडिबल। कितनी सुंदर लग रही है ये, हाँ? ज़रा देखें कैसे बनाया हुआ है साहब। ये हैं रियल एनवायरमेंटलिस्ट। ये लीजिए, छोटे छोटे बटन्स, छोटे छोटे बटन से इनको आप फेंक देते हैं, उन बटन्स को इकट्ठा करके उनसे बनाई हुई। कुछ लोग हवाई जहाज़ में घूमते हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, बर्गर खाते हैं जो उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, और उसके बाद में एनवायरनमेंट पे ज्ञान पेलते हैं। कमाल है भाई। खैर, जब ऐसी चीज़ें आती तो बड़ा बुरा लगता है। खैर, सेलेक्ट टू अदर पेशेंस लेवल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, इस वीडियो को आप लोग भी देखें। ये वीडियो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। और ये देखिए, ये आया हिरन, और ये जरा इसकी जंप देखिए। अरे बाप रे बाप। क्या ज़बरदस्त छलांग मारी है इस हिरन ने। ये आया यहाँ से भागता हुआ, और ये देखिए, इतनी ज़ोर से क्यों भागा? उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई आ रहा था पीछे पीछे, कोई पीछे पीछे आ रहा था इनकी जुगाड़ में। ओ हो, शिकार छूट गया। भाई बचकर भाग गया, किस्मत अच्छी थी। फ्लाइंग डियर, हाँ बड़ा फेमस है भाई, बड़ा ज़बरदस्त फेमस है। 30 मीटर कूदा है हिरन, वीडियो देखी है। 30 मीटर नाप भी लिया आप लोगों ने, चलो अच्छी बात है। सलमान खान वाज ऑन द अदर साइड, सर जी प्रॉबली, मुनीश जी प्रॉबली। खेल किसको नहीं अच्छा लगता? सिर्फ आपको हमको नहीं। पार्टी करना सिर्फ आपको हमको अच्छा नहीं लगता, और लोगों को भी अच्छा लगता। पार्टी के बाद क्या खेल होता है वो उसको भी देखिए। एक मिनट यूसुफ जी का कमेंट ले लूँ। इंडियन ही हर जगह कचरा फेंकते हैं, डस्टबिन पास में ही होता है, 10 कदम चलकर नहीं जाएंगे डस्टबिन में कचरा फेंकने। वारे इंडियन मोस्ट ऑफ हिंदूज बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी। अच्छा, नहीं बात सही है, कचरा नहीं फेंकते डस्टबिन में, बदल रहा है धीरे धीरे। तो पार्टी करना सबको अच्छा लगता है, और पार्टी के बाद डबल पार्टी करना इनको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसे गुब्बारे फोड़ने में इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो मत। वो आखिरी बच गया, वो बच गया। हाँ फोड़ ले भाई, उसको भी फोड़ ले।
भाई ऐसे भी चीज़ें चलती रहती है। जब हिरण विशुद्ध, जबकि हिरण विशुद्ध शाकाहारिता, हाँ जी हिरण शाकाहारिता। 130 लिख के कुरान में कहाँ आप लोग भी चक्कर में पड़े हो। तो खैर आज का लाइव इतना ही रहेगा मित्रों, माफ़ी चाहता हूँ आज लाइव काफ़ी छोटा रहेगा। आप भी ऐसे फेक न्यूज़ बस्ट करते हो? जी कोशिश करते हैं फेक न्यूज़ बस्ट करने का। यदि आपको हमारा आज का लाइव पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और 877072 पर 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट और कंट्रीब्यूट कीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। बाकी सारी जानकारियाँ जो हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन से आप सारी जानकारियों को उठा सकते हैं, राइट। तो मे बी गवर्नमेंट को हर्ट करेगा। आरआरबी, अच्छा आरआरबी रह गया, यस आरआरबी वाला रह गया। ठीक है, आरआरबी का मैटर रह गया तो जरा उसको भी ले लेते हैं चलते चलते। आरआरबी वाला जो मैटर हुआ, जो मुझे जो बताएगा, ये बताएगा कि भाई किसी ने 5 पदों के लिए भरा, तो उस व्यक्ति का 5 पदों में 20 गुने ज़्यादा उनको लेने थे लोग। यानी अगर 1 सीट है, यानी 100 सीट हैं, तो उसमें कितने लेने होंगे? 200 लोगों को लेंगे वो। सॉरी 100 सीट हैं तो उसमें 2000 लोगों को बुलाया जाएगा, 20 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो किसी ने 5 अलग अलग पोस्टों के लिए भरा है, तो पांचों, इनका कहना है कि पांचों पोस्ट अलग अलग उसकी मेरिट बननी चाहिए। गलत है। आपको थोड़ी मालूम वो व्यक्ति कौन सी पोस्ट मर देगा। मान लीजिए उसने अगर रेलवे की बात करें तो स्टेशन मास्टर का, ट्रेन सुपरिटेंडेंट का, टिकट कलेक्टर का, तमाम सारी अलग गार्ड का अलग अलग भर रखा है। अब उसका मन है वो किस में जाएगा, तो आप उसको प्रीलिम से मेन एग्जाम में बैठने ही नहीं दोगे क्या? बैठने दोगे ना। अब वो जिसमें जाएगा यही माना जाएगा, हर ब्रांच वाला ये मानेगा नहीं मेरे यहाँ तो ये है, वो क्यों निकालेगा उसको? पहली बात तो जो उसने 5 अलग अलग में भरा है तो पांचों का ही लेकर उसको एवरेज बनाया जाता है। हमेशा ऐसे ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता अनोखा। कभी किसी ने किया होगा तो गलत किया होगा, अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर पांचों में आ रहा आदमी तो उसका पांचों का ही माना जाएगा कि ये पांचों जगह बैठेगा। ठीक है, अब आती है बात कि भाई सिस्टम सही है गलत है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बात ये कि इससे ये जो इन्होंने किया है, इससे कुछ छात्र वंचित रह गए। भाई वंचित कैसे रह गए? जिसने 5 जगह क्वालिफाई किया 5 जगह जाएगा, 5 पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया। मान भी लीजिए कुछ लोग उसमें वंचित रह गए इसे एक व्यक्ति की वजह से, तब क्या? भाई आपका जो झगड़ा है कोई स्कैम नहीं है सर, रोहन पाठक जी समझ लीजिए, कोई स्कैम नहीं है इसमें, कोई स्कैम नहीं है। 20 गुने ज़्यादा लिए हैं लोग, है ना। होना कितनों का है? टॉप 100 का सिलेक्शन होना है। और आप कौन से? आप 2000वें में भी नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि किसी ने 2 भर रखे थे। मान लो 2001 आपको कर भी ले तो आपका नंबर तो फिर भी नहीं आने वाला, क्योंकि मेंस में जो लड़ाई होनी है वो 100 लोगों के बीच में होगी। इनका तो नंबर फिर भी नहीं आने वाला है। जिसका 20 गुने में ही नहीं हो पाया वो उसका सिलेक्शन होगा क्या फ़र्क पड़ने वाला उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सर। 20 गुने में नहीं हो पाया आपका, यानी 2000वां नंबर नहीं आ पाया, तो आपका पहला नंबर कैसे आ जाएगा सिलेक्शन वाला? नहीं आने वाला है। तो ये तो चीज़ें बेकार है। नहीं, मुझे किसी ने 20 गुना बताया था ना, 11 गुना आप बता रहे हैं। मुझे जिसने फ़ोन किया उसने 20 गुना बनाया, तो उनकी गलती है ना, उनकी गलती, उन्होंने मुझे 20 गुना बताया। 11 गुना भी मान लेते हैं सर, तो भी नहीं आने वाला नंबर, क्योंकि यहाँ तो टॉपर की लिस्ट बनेगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो भ्रम जो चल रहा है, ये भ्रम गलत है। इस भ्रम को दिमाग से निकाल लीजिए। जो टॉप 11 मतलब 11 गुने में नहीं आ रहा है, जो 20 गुने में नहीं आ रहा है, वो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा उसका? क्योंकि लड़ाई तो वहाँ पहलों से है ना, पहले नंबर वाले से उससे कैसे लड़ लेगा वो? संभव ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें कोई मतलब नहीं है बॉस, अगर उसको ले भी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज़ ऑफ नो गुड यूज़। तो ये जो एक बताया जा रहा है, एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम से आप सब दूर आ जाइए, है ना। ये तो इसलिए है क्योंकि जो लोग पढ़ाने वाले होते हैं, जो कोचिंग वाले होते हैं, वो इस तरह का आपके मन में ऐसा भ्रम डालेंगे कि सरकार ने गलत किया। वो ये नहीं बताएंगे हमने आपको इस लायक नहीं पढ़ाया। अगर आप पढ़ाने वाले हो, आपने अच्छा पढ़ाया, तो आपका बच्चा तो सिलेक्ट होना चाहिए था, आपका बच्चा तो टॉप 100 में आना चाहिए था। 20 गुने में जाने की जरूरत क्या पड़ी उसको? 20 गुने में होना ही नहीं चाहिए था। और 20 गुने वाले का सिलेक्शन हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए।
क्या 20 गुने वाले में जो 20 गुने में नहीं आ पाया, मान लीजिए हम उसको 21 भी कर लेते हैं, या 11 वाला है तो उसको 11.5 या 12 कर लेते हैं, 12 गुना कर लेते हैं, तब आ जाएगा। तभी भी नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। तो जिसको आना है वो तो सर टॉप में बैठा है, जिसको आना है वो तो टॉप में बैठा हुआ है, वो तो उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है ना। ठीक है सर, यू हैव हाफ इन्फॉर्मेशन। कपिल जी आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं फिर तो, अगर मुझे हाफ इन्फॉर्मेशन है तो। इसलिए क्योंकि उसी दिन मैंने कहा था मुझे अगले दिन फ़ोन कर लेना, मुझे बता देना क्या मैटर, तो आपने क्यों नहीं बताया? नंबर आपके पास में है, आप इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? आपको बताना चाहिए था ना कि ऐसा ऐसा है। मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं है, मैं तो कोचिंग सेंटर चलाता नहीं हूँ कि मुझे मालूम होगा इसमें क्या हुआ। ठीक है सर, तो दोबारा ये बोलें हाफ इन्फॉर्मेशन फुल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ योर फॉल्ट, यू आर नॉट गिविंग द इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। ठीक है ठीक है बॉस, तो इस चीज़ से दिमाग से निकाल दीजिए, हाफ और फुल इन्फॉर्मेशन की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, इस चीज़ पर आ जाइए, जिसका सिलेक्शन 20 गुने और 11 गुने में नहीं हो रहा वो कहाँ आएगा सर? ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। तभी 20 टाइम मांगते हैं। 20 टाइम क्या मांगते हैं आशुतोष चतुर्वेदी जी, क्या मतलब इसका 20 टाइम मांगते हैं? कमेंट ज़रा दोबारा समझा दीजिए हमको भी। बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे। सर रैंक 101 तो 2000 आर नॉट सिलेक्टेड। ये क्या बात हुई? ठीक है ना, तो जिसका इसमें ही नहीं हुआ वो बाकी चीज़ों में क्या होगा? तो भाई अपनी मेहनत कीजिए और अपने आप को, अपना कैलिबर शो कीजिए, और सब तो आएंगे नहीं 100 में, है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कोई भी नौकरी है, सरकारी नौकरी, वो आपका राइट नहीं है। ये जो आपके मन में एक बता दिया गया ना कि राइट, ऐसा पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जहाँ फंडामेंटल राइट में राइट टू वर्क हो, राइट टू जॉब हो, है ना, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है ना। राजेश जी कहते हैं एयर इंडिया कैंसिल ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स फॉर 5G इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी गुरु जी आपके सामने वाला समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं। कैन आई कॉल यू फॉर 2 मिनट्स? अभिजीत जी कर लीजिएगा ना। ठीक है बॉस, तो वो कहाँ चले गए जिन उनका अभी तक जवाब नहीं आया? भैया आशुतोष चतुर्वेदी जी का नाम नहीं आया, जवाब नहीं आया उनका, मुझे लगा शायद जवाब आएगा। खैर कोई बात नहीं, है ना। बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं करते सर। लूटने का धंधा और कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाते, खुद पढ़ाते नहीं अच्छे से, फिर बच्चों से कहते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बताओ, सरकार ने 10 ही IAS की पोस्ट निकाली, सरकार को 2000 निकालनी थी, तब ना तुम्हारा हो जाता सिलेक्शन। अरे तुमने उसको इस लायक क्यों नहीं पढ़ाया कि 10 में सिलेक्शन हो जाए? और जब वो इस लायक नहीं था तो तुमने उसको पढ़ाया क्यों पैसे लेके? मना कर देना चाहिए था, बेटा तुम्हारा नहीं होगा, तुम मत पढ़ो। लेकिन तुमको अपने पैसे का लालच था, इसलिए तुमने झूठ बोला बच्चों से, है ना। सच्चाई है कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं कराई गई है। आप अपने टीचर से पूछिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। वो बताएगा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ आपका, इसका जवाब उसको देना। 2 पोस्ट भी हैं तो उसमें भी सिलेक्शन होना चाहिए आपका, पढ़ाने वाला तो आपको पढ़ा रहा है ना, तो क्यों नहीं हुआ उसका? गवर्नमेंट सर्विस में परमानेंट वर्ड रिमूव करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है सर, सर्विस गवर्नमेंट की चाहिए। सर्विस गवर्नमेंट की चाहिए, इलाज प्राइवेट में कराना है, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना है, रुकना प्राइवेट होटल में, तो मन में पाप है ना यार, रिश्वत खाने के लिए जाना है सरकारी नौकरी में। फिर रिश्ता आएगा तो रिश्ते में लड़की वालों से भी कहेंगे हमारा लड़का इस जॉब में है, इतनी उसको तनख्वाह मिलती है, 50-60 हज़ार रुपये 2 नंबर का आ जाता है, रिश्वत का आ जाता है, और लड़की वाली भी हाँ 50-60 हज़ार आ जाता है। इतने करप्ट है हम लोग सर। राजेश जी कहते हैं ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड एयरलाइंस। अरे सर सारी ही बंद हो गई होंगी, वो कोविड के चक्कर में हुआ होगा। 5G के चक्कर में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बंद होगा, कोविड के चक्कर में ज़रूर होगा। ना टीचर की गलती ना सरकार की, इट्स द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट। बाकी सर खान सर की वीडियोज़ आप देखते हैं, वन ऑफ द। अच्छा जी, परमजीत थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन। प्रणाम जी।
थैंक यू फॉर योर डेडिकेटेड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि प्रकाश जी। यूसुफ कहते हैं आई लाइक टू टेक ब्राइब। यूसुफ जी हराम है मेरे ख्याल से, हराम का पैसा कहते हैं शायद इसको, है ना, ठीक है ना। चलिए, तो मित्रों गवर्नमेंट से फैसिलिटी प्राइवेट ऐसे कैसे चलेगा, सर्विस गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्राइवेट की ऐसे कैसे चल, जी बिल्कुल यही चल रहा है। चतुर्वेदी साहब आए नहीं, गायब हो गए। ऐसे चतुर्वेदी साहब को बता दूं एक बात, चतुर्वेदी जी बच्चों से कंट्रीब्यूशन हम लेते ही नहीं है किसी प्रकार का, बच्चों के लिए सब फ्री है। चतुर्वेदी जी एक बात और समझिए, हराम में हम किसी के लिए कोई काम नहीं करते, ना ये लाइव को हराम में चलाते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पैसा देना अनिवार्य है, कंपलसरी है सबका। स्टूडेंट्स को नहीं देना, एग्जम्प्टेड नहीं है, वो बार्ड है, वो नहीं दे सकते। एक होता है एग्जम्प्टेड कि हमने आपको एग्जम्प्ट कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, एक होता है बार्ड कि आप दे ही नहीं सकते। तो बार्ड है स्टूडेंट, दे ही नहीं सकते। वो बुजुर्ग जिनको सिर्फ उतनी पेंशन मिलती कि उनका अपना खाना खर्चा उसमें निकल सकता, वो बार्ड है, दे ही नहीं सकते, अलाउड नहीं है उनको देना, ठीक है ना। वो लोग जिनकी नौकरी छूट गई है, जो कोविड के कारण है, किसी और कारण से, वो बार्ड हैं, दे ही नहीं सकते। क्यों बार्ड हैं और क्यों एग्जम्प्टेड नहीं है, इसका कारण भी समझ लीजिए। क्योंकि मन में इच्छा होती है, भावना होती है मन में पैसे कि भाई मैं भी कंट्रीब्यूट करूं, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत योगदान करूं। उस भावना में बुरे समय में भी आदमी अपना हाथ खींच कर, अपना हाथ तंग करके यहाँ कंट्रीब्यूट करे, ऐसा हम बिल्कुल कतई नहीं चाहते। हम उस बच्चे से बिल्कुल नहीं चाहते जिसको बड़ी गिनी चुनी पॉकेट मनी मिलती है। वैसे पॉकेट मनी के मैं सख्त खिलाफ हूँ, वैसे भी जो भी मिलती हो उसमें से वो 2 पैसे भी हमारे को यहाँ कंट्रीब्यूट करे, बिल्कुल नहीं। उनके लिए 100% फ्री है। जो बुजुर्ग हैं जिनका सिर्फ पेंशन में गुजारा था, उनके लिए 100% फ्री है। जो ऐसे लोग जिनकी नौकरी जा चुकी है, जिनको अपना घर चलाना, उनके लिए 100% फ्री है। दे आर बार्ड, दे आर बैंड, दे कैन नॉट। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना तो पहले आप स्टूडेंट की कैटेगरी से बाहर आइए, पहले आप नौकरी जो आपकी छूट गई है दूसरी नौकरी ढूंढिए, वो मिल जाए तब कंट्रीब्यूट कीजिएगा, उससे पहले कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सर आज रेस्ट लो, ये लोग छोड़ेंगे नहीं प्लीज़। हाँ बिल्कुल सर, बस दैट इज़ इट। आई एम स्टूडेंट। जी बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट से मेरी एक ही एडवाइस है बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने बच्चे को भी ये सिखाता हूँ, आपको भी वही सिखाऊंगा। दुनिया लाख बेईमानी करे, लाख बेईमानी करे, आपको अपना परफॉर्मेंस ऐसा देना कि कोई आपको रोक ना पाए। बहुत पहले की एक बात बताता हूँ, जब एक बच्चे हमारे मित्र का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्रिकेट खेल रहा था, तब उसने बोला कि यार मेरा ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, और सिलेक्टर्स ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, अच्छा खेलता था। तो मैंने कहा गलती तुम्हारी है, तुम्हें हर बॉल पर छक्का मारना था, अपना परफॉर्मेंस ऐसा देना था कि आंख बंद कर ही ना पाएंगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसके बाद मेरे उस दोस्त ने जब नेक्स्ट मैच जब हुआ तो उस मैच में उसने ये नहीं देखा कि उसके कैप्टन ने उससे क्या बोला, बरगला के भेजा जाता था, कोच द्वारा बरगला के और कैप्टन द्वारा बरगला के भेजा जाता था, भाई तुम्हारी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना। मैंने कहा सब कुछ भाड़ में जाने दे, तूने पिछली बार टेक्निक वगैरह सब देखा था ना, इस बार मत देखना, ठीक है ना। सर उसने ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे थे और 30 रन में सेंचुरी पूरी करी थी, 30 या 35 ऐसे कुछ, तो भी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। और सर उस समय उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाया था, ना टेक्निक की चली ना कुछ चली, क्योंकि अलग से शाइन करता हुआ दिख रहा था। 100 के ऊपर उसने रन बनाए थे और लास्ट तक नॉट आउट रहा था। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे खेलते हो। खेलो तो ऐसा खेलो सर कि दुश्मन भी सामने बैठा हो तो उसे भी आपको सिलेक्शन करना पड़े। एग्ज़ाम दो तो ऐसा दो कि सामने आदमी ये बैठा हो, चैलेंज करके आपको बैठा हो कि तुमको नहीं लूँगा मैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करूँगा, इसके बाद आप अपना सिलेक्शन कराओ, तब आपकी तारीफ़ है। शैलेजा किडियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूरी ताकत के साथ काम कीजिए, पूरी ताकत के साथ मेहनत करना आपके हाथ में, सिलेक्शन होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं। दिल छोटा कभी मत कीजिए, है ना। और कभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ की लाइफ ख़त्म हो गई। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप सोचते नहीं है वहाँ आप पहुँचते हो, है ना। मैं कुछ और करता था, कहीं और आ गया, आज इस जगह पर हूँ। बहुत पैसा कमाता था, आज बिल्कुल ना पैसा, कुछ नहीं पैसा कमाता हूँ। लेकिन तब मुझे कोई नहीं जानता था, आज मुझे सब लोग जानते हैं। भारत का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मुझे लोग नहीं जानते होंगे। भगवान की कृपा से शायद ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ एक ना एक मेरे जान पहचान का बंदा, एक ना एक मेरा दोस्त ना हो, आप जैसे ही दोस्त, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स, हर चीज़ को हर उसमें नहीं तोला जाता। पैसे के लिए कभी मत भागिए, कभी मत भागिए। आपको करना है देश के लिए कुछ करना है, उसके लिए भागिए। और जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कितने ऐसे कोचिंग सेंटर वाले हैं जो रोज़ सुबह आपको ये शपथ दिलाते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा हम पैसे नहीं लेंगे। मैं आप लोगों की तमाम IAS IPS की कोचिंग्स में जाता हूँ, तमाम सारी कोचिंग्स में, और मैं वहाँ जाके एक ही वादा लेता हूँ कि आज मैं आया हूँ, मुझे एक वादा चाहिए। फ्री में जाता हूँ सर, कोई पैसे नहीं लेता हूँ।
एक वादा बस मेरे को करो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप बेईमानी नहीं करोगे, आप रिश्वत नहीं खाओगे, बस इतना वादा मुझे कर दो। ठीक है ना। तो कितने ऐसे कोचिंग वाले हैं जो ऐसा रोज आपसे वादा लेते हैं? नहीं लेते होंगे, उन्हें मतलब ही नहीं है, उनके लिए बिजनेस है यार, वो आपको पढ़ाने नहीं बैठे। जय हिंद कहते हैं सर, टेक रेस्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं समझता हूँ मेरी बात आप तक सब तक पहुँची होगी। यू आर ऑलवेज वेलकम टू अवर होम न्यू जर्सी। अमित जी अवश्य, बिल्कुल आऊँगा सर। ठीक है ना। जाते जाते रुक गए, हाँ सर जाते जाते रुक गए। तो इसलिए मेरे बच्चों कभी इस चक्कर में मत पड़ना। इसका सिलेक्शन उसका, जिसका पहले नंबर पर नहीं आया उसका 20 गुने में भी आने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो तो भी नहीं, उसका तो भी सिलेक्शन नहीं होता। इस 20 गुने में या 11 गुने में जो 10वें गुने पर है उसका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, 9वें गुने का भी नहीं होने वाला, 8वें का भी नहीं होने वाला, 7वें गुने का भी नहीं होने वाला, 6ठे 5वें का भी नहीं होने वाला, 4थे का भी नहीं होने वाला। अगर गुने में कोई फाइट करेगा तो 3 गुने में जो आया होगा या 2 गुनों में जो आएगा वो फाइट कर पाएगा, बस बाकी कोई नहीं करने वाला। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना बॉस। और ये जो एग्ज़ाम जब आप कंपटीशन देते हो सर, इसमें आपकी स्मार्टनेस नहीं चलती है, इसमें लक चलता है। आपके साथ कितने बेवकूफ़ लोग बैठे हैं ये डिपेंड करेगा। 10 सीटें, अगर 10 के 10 आपसे ज़्यादा स्मार्ट बैठे हैं तो आप कितने भी स्मार्ट हो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं उस एग्ज़ाम में। और यदि उसमें से 8 बुद्धू बैठे हैं तो आप सेकंड नंबर पर आ जाओगे। यानी आप बुद्धू इन द सेंस आपसे कम जिनका कैलिबर है, आपसे कम जिनका पढ़ाई है। तो ये सब चांस की बात होती है, आप कौन से बैच में गए हो। उस बैच में अगर सारे बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, सारे बहुत ज़्यादा तेज तर्रार लोग हैं, तो उस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा, आप बिल्कुल जरा से मात खाओगे एक आध नंबर से। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या आप जरा से एक आध नंबर से मात खाते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका हो जाता है तो इसका मतलब आप में कैलिबर था। नहीं होता तो फिर ज़बरदस्ती वहाँ बैठकर सिर मारने से कोई मतलब नहीं है। रोहन पाठक जी कहते हैं IIT की कर रहे हैं कोचिंग, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। स्मार्टनेस स्मार्ट वर्क ऐसे आती है। स्मार्टनेस स्मार्ट वर्क से आती है, जी जी जी। सारा परसेंटाइल का भी सर कुछ नहीं होता, मैंने बताया ना सर। इट इज़ ओनली अ चांस कि आपके साथ कितने समझदार बैठे हैं। अगर आपके साथ बहुत सारे पढ़ाकू बैठे तो 99 पे ही क्लोज हो जाएगी आपकी परसेंटाइल जो कट ऑफ है। और अगर इतने ज़्यादा समझदार नहीं बैठे तो 95 तक आ जाएगा। तो जो 99 वाला उसका लग गया, 98 वाले का लग गया, 97 96 वाले का लग गया, ठीक है ना। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी यदि ऐसा हो किसी को लगता है कि इस मुद्दे पर और बात करनी है तो आपका स्वागत है ना। फ़ोन तो मैं नहीं उठाऊँगा, आज भी मैंने बहुत सारे लोगों के फ़ोन मिस कर दिए, ठीक है। कल भी शायद नहीं उठा पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है मित्रों, कल मिलते हैं बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारे एनालिसिस के साथ। उम्मीद करते हैं कि कल तक मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।